गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फंडामेंटल जीएस एंड इंग्लिश क्लासेस। आज हम फिर से आपके साथ जुड़े हैं हिस्ट्री का सेशन लेके, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश प्रभाव और 1857 की क्रांति। ठीक है, यहाँ पे मिस हो गया है, ये आपका 1857 की क्रांति, इसकी बात हम लोग आज करेंगे। ठीक है, देखिए दोनों को हम एक साथ इसलिए ले आए हैं ना, क्योंकि ये बहुत छोटा सा पार्ट था और ये थोड़ा सा बड़ा, तो दोनों को ऐड करके हम आपके लिए बहुत अच्छा सा सेशन लाए हैं। एंड तक बने हुए रहिए, और किसी को अगर ऑफलाइन क्लासेस जुड़ना है तो जुड़िए टीम अल्फा किशनगंज पश्चिम पाली। अब आइए क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है भारत में उपनिवेशी शासनकाल में होम चार्जेस। देखिए एक शब्द आया यहाँ पे, क्या होम चार्जेस। अगर हम इसकी हिंदी की बात करें ना, ये है आपका गृह शुल्क। ठीक है, ये है आपका गृह शुल्क। भारत से संपत्ति दोहन का एक महत्वपूर्ण अंग था, यानी भारत का संपत्ति जो खर्च हो रहा था तो उसमें होम चार्जेज एक पार्ट था। ठीक है, अब इसमें दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा निधि होम चार्ज की संगठक थी, मतलब कि कौन कौन सा जो चार्ज है इसमें से वो गृह शुल्क में, मतलब कि भारत का गृह शुल्क में इन होम चार्जेज में डाल दिया जा रहा था। अब देखिए, लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, तो ये सही है। मतलब कि लंदन में जो इंडिया ऑफिस बनाया गया था उसका भरण पोषण का सारा खर्च आपको डाला जा रहा था होम चार्जेज, भारत का होम चार्जेज में आपको डाल दे रहा था, भारत का गृह शुल्क में। और नेक्स्ट है क्या, भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, तो ये भी क्वेश्चन सही है। देखिए ये लंदन में और ये इंडिया में, दोनों में जो जितना चीज़ खर्चा हो रहा है ना, सारा का सारा आपको डाला जा रहा है क्या, भारत का होम चार्जेज में। ठीक है, और तीसरा वाला है कि भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेज़ों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले, ये जो खर्च होता था ना, भारत के बाहर जो लड़ रहा था अंग्रेज़ लड़ाई, इसका चार्जेज इंडियन होम चार्जेज में नहीं शामिल किया जा रहा था। ठीक है, तो अब हम लोग अगर देखते हैं तो किसमें एक और दो ऑप्शन है, ए में केवल एक, बी में एक और दो, सी में दो और तीन, और एक दो तीन। तो हम लोग का सही एक और दो है, तो ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक है, ऑप्शन बी, यानी कि भारत के बाहर जितना भी युद्ध अंग्रेज लड़ रहा था ना, वो इसमें नहीं डाल रहा था होम चार्जेज में। अब देखिए होम चार्जेज होता क्या है, पहले ये भी थोड़ा समझ ही लीजिए। ठीक है, ये होता था क्या, इंग्लैंड स्थित राज्य सचिव द्वारा भारत सरकार की ओर से किया गया हुआ है। भारत सरकार की ओर से किया गया हुए। ठीक है, आइए नेक्स्ट, शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता है। अगर इंपीरियल प्रेफरेंस की हम बात करें ना, ये दिया जा रहा था ब्रिटिश आयातों पर। इंपीरियल प्रेफरेंस, ये ब्रिटिश आयातों पर दिया गया विशेष जो रियायत था, यही आपका था क्या, इंपीरियल प्रेफरेंस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण क्या था। देखिए ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में कोई भी स्वतंत्र विकास उद्योगों का नहीं हुआ था। ठीक है, उद्योगों का स्वतंत्र विकास नहीं हुआ था। इसका मेन रीज़न क्या था कि जो अमीर लोग थे, धनिक वर्गों द्वारा जो है ये भू संपत्ति में निवेश की तरजीह नहीं देते थे। ठीक है, यही कारण था कि ब्रिटिश शासन में भारत में स्वतंत्र उद्योग का विकास नहीं हुआ। आइए, स्तंभरारी बंदोबस्त किसे कहते हैं। स्तंभरारी बंदोबस्त की अगर बात करें ना, तो ये किसने लागू किया था, इसकी अगर हम बात करें तो ये था आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस। स्तंभरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था, ये था आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसकी अगर हम पीरियड की बात करें तो ये था आपका 1786 से 93। ठीक है, और इस स्तंभरारी बंदोबस्त का अन्य नाम है क्या क्या, मालगुजारी, विश्वेदारी,
स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? अगर हम स्थायी बंदोबस्त की बात करें, ज़मींदारों के साथ, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, व्यापारियों के साथ, तो स्थायी बंदोबस्त ये किया गया था ज़मींदारों के साथ, ऑप्शन ए। किस गवर्नर जनरल ने भारत में स्थायी भू राज व्यवस्था, देखिए स्थायी बंदोबस्त ही ये स्थायी भू राज व्यवस्था है, और दोनों का दोनों, स्थायी बंदोबस्त हो या स्थायी भू राज व्यवस्था हो, ये दोनों का दोनों ले आया था लॉर्ड कॉर्नवालिस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? ऑप्शन ए, जमींदारों का जमीन पर अधिकार न करना, जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार, ऑप्शन सी, भू राजस्व का राजस्व निर्माण करना, और ऑप्शन डी, जमींदारी प्रथा का निर्मूलन करना। अगर हम बिहार में परमानेंट सेटलमेंट की बात करें ना, ये लाया गया था क्या? ये लाया गया था ऑप्शन सी, भू राजस्व का राजस्व निर्णय करने का। अब आइए नेक्स्ट, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खाली जगह में बंगाल और बिहार भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल की राजधानी अधिनियम द्वारा, यह बंगाल की राजधानी अधिनियम की अगर हम बात करें ना, ये लाया गया था 1885। तो यहाँ पे आप रख दीजिए 1885 को। 1885 में ही बंगाल बिहार भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल की राजधानी अधिनियम द्वारा दिया गया था। आइए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवारी, देखिए वहाँ पे स्थायी बंदोबस्त पड़े, अब हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? रैयतवारी। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करें तो ये लाया था क्या? ये लाया था आपका स्थायी बंदोबस्त, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर रैयत की बात करें, रैयतवारी बंदोबस्त, तो ये लेके आया था अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो। अगर हम इसमें अगर ऑप्शन की बात करें, 2 और 3 आपका ऑप्शन सी में है और ये आपका सही है। आइए नेक्स्ट, सर थॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त, अगर थॉमस मुनरो के बात करें भू राजस्व बंदोबस्त की, तो ये था आपका क्या? रैयतवारी, ठीक है। तमिलनाडु वाला, मतलब कि मद्रास वाला क्षेत्र में किया गया था। आइए नेक्स्ट, ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवारी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था। अगर रैयतवारी की बात करें तो ये आपका दक्षिण भारत और पश्चिम भारत दोनों जगह था, ठीक है। अगर दक्षिण भारत की बात करें तो ये था आपका अलेक्जेंडर रीड, वो थॉमस मुनरो। और अगर मुंबई वाला एरिया की बात करें हम, पश्चिम वाला, तो यहाँ पे कौन किया था? यहाँ पे किया था एलिफिस्टन, ठीक है। एलिफिस्टन किया था आपका पश्चिम भारत में, और दक्षिण भारत में अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने रैयतवारी व्यवस्था सर्वप्रथम प्रारंभ की थी। अगर सर्वप्रथम की बात अगर करें ना, तो ये किया था सबसे पहले मद्रास प्रेसिडेंसी या दक्षिण भारत में सबसे पहले रैयतवारी ये लाया गया था 1792 में। आइए नेक्स्ट, रैयतवारी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसान द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, सरकार रैयत को पट्टे देती थी, कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण। तो ये तीनों का तीनों चीज़ किया गया था रैयतवारी बंदोबस्त में, ठीक है। रैयतवारी बंदोबस्त में ये भी किया गया था, ये भी और ये भी। और ये पट्टा जो दिया जा रहा था, इससे क्या हो रहा था ना कि किसान जो है, किसान भूमि का मालिक हो जा रहा था, किसान भूमि का मालिक हो रहा था। तो स्थायी बंदोबस्त जो किया गया था वो किया गया था जमींदारों के साथ, लेकिन रैयतवारी किया गया था किसानों के साथ। तो ऑप्शन सी 1, 2 और 3 आपका तीनों का तीनों सही है, ऑप्शन सी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रथम जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था, ये प्रथम नहीं होगा, वह प्रथा, ठीक है। यहाँ पे आपका प्रथम नहीं होके होगा क्या? यहाँ पे होगा आपका प्रथा। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को करों का भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था। तो क्वेश्चन ये है कि वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को करों का भुगतान के लिए
स्वयं जिम्मेवार माना जा रहा था। तो ये था आपका क्या, किसानों के साथ। देखिए यहाँ पे लिख दिया है किसान, पट्टा देके मालिक बना, और रैयत वाली व्यवस्था में ये सारा चीज़ का व्यवस्था किया गया था। आइए नेक्स्ट, नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए अगर हम लोग पढ़ें तो ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी। तो ये सही है, कहीं पे रैयतवारी, कहीं पे महलवारी, कहीं पे अस्थाई बंदोबस्त, तो ये तो सही है, अलग अलग किया था। इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए, तो ये भी तो सही है, अलग अलग बन गए। तो ए सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अब आइए नेक्स्ट, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब लाया गया था? 1835, 37, 39 और 41। इसमें तो कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ये लाया गया आपका 1900 में, ठीक है, गलत है। और अगर हम 1839 की बात करें ना, तो यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे असम चाय कंपनी का निर्माण 1839 में हुआ था, और अब तक ये असम चाय कंपनी अभी भी चल रही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अफवाह सिद्धांत ड्रेन थ्योरी की सही परिभाषा नीचे के किस कथन में आती है? देश के संसाधनों का उपयोग ब्रिटेन के हित में किया जा रहा है, भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पादन ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जा रहा है तथा जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिल रहा है। तो ऑप्शन बी आपका सही है, ठीक है। दादा भाई नौरोजी ड्रेन थ्योरी में यही दिए थे कि भारत जो है खोखला कर रहा है, और इसमें ये कहे थे कि राष्ट्रीय संपदा का एक कुल भाग जो ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जा रहा है, तो उसका वास्तविक प्रतिफल इंडिया को कुछ भी नहीं मिल रहा है। आइए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने निकास के सिद्धांत का, ये ड्रेन थ्योरी ही की बात कर रहा है, ये दादा भाई नौरोजी का लाया गया था। ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी। आइए नेक्स्ट, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? ड्रेन थ्योरी ही की हर जगह चर्चा हो रही है, दादा भाई नौरोजी का। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे? ठीक है, अगर उपनिवेशवाद यानी अंग्रेज सरकार जो ये कर रही थी उसका आलोचक की बात अगर हम करें तो ये दादा भाई नौरोजी तो थे ही, जी.आर. सुब्रमण्यम अय्यर भी थे और आर.सी. दत्त भी थे, यानी तीनों, ऑप्शन डी, तीनों उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे। निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के उच्चारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे? ठीक है, अगर इसकी हम बात करें तो इनका नाम था सर सैयद अहमद खां। ठीक है, इनकी ड्रेनेज थ्योरी पर इनको विश्वास नहीं था, और ये जो है ये मुस्लिम वर्ग का जो विकास चाह रहे थे ना, ये अंग्रेज़ों के इंग्लैंड की सरकार में ही चाह रहे थे। ठीक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा है? अगर इसकी बात हम करें तो इसके बुक के जो लेखक हैं, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसके लेखक है आपका दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स से चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था। तो ये लड़े थे उदारवादी दल से, और अगर साल की बात करें ना तो ये था 1892। ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत की पुस्तक किसने लिखी? देखिए, ड्रेनेज थ्योरी का ही बार बार चर्चा आ रहा है, और ये था आपका कौन? दादा भाई नौरोजी। किसने ये विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? तो घिनौनी जो ब्रिटिश की आर्थिक नीति की बात अगर हम करें ना तो ये था कार्ल मार्क्स। ठीक है, इनकी एक बहुत मशहूर बुक है दास कैपिटल, याद रखिएगा किताब का नाम दास कैपिटल, कार्ल मार्क्स का बुक है। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो अगर दक्षिण भारत में अगर सिंचाई की अर्थव्यवस्था का अग्रदूत की बात करें तो ये है आपका आर्थर कॉटन। मतलब कि दक्षिण भारत में सिंचाई का बहुत ज़्यादा विकास किए थे दक्षिण भारत में, इसीलिए आर्थर कॉटन को कहा जाता है दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत। क्वेश्चन नंबर 27 में आइए, अंग्रेजी भारतीय सेवा में चर्बी वाले, अब देखिए अब 1857 का क्रांति का क्वेश्चन आपका शुरू हो गया है, 1857 का क्रांति। ठीक है, चर्बी वाले कारतूस चलाने वाले एनफील्ड राइफल। ठीक है, इसके पहले क्या हो रहा था? इसके पहले हो रहा था आपका ब्राउन बेस।
ठीक है, ये बंदूक चल रहा था। अब इसकी जगह पे क्या किया गया था, एनफील्ड राइफल को लाया गया था, और ये लाया गया था आपका दिसंबर 1856 में। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था, ये सबको पता होगा कि अंग्रेज़ों का ऑप्शन बी धर्म में हस्तक्षेप, यानी वही चर्बी वाला कारतूस, यानी चर्बी वाला कारतूस। मंगल पांडे की घटना हुई थी। अगर हम मंगल पांडे की घटना की बात करें तो ये हुआ था आपका बैरकपुर में, ठीक है, और हेरसे नाम का कमांडिंग ऑफिसर का नाम था हेरसे। मंगल पांडे सिपाही था, 19वीं रेजिमेंट इन्फेंट्री, 25वीं नेटिव इन्फेंट्री, 34वीं, तो ये थे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री मंगल पांडे। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहिब आलम बहादुर का खिताब दिया। अगर देखिए इसकी बात करें साहिब आलम बहादुर की बात ना, तो ये दिए थे बख्त खां को, ठीक है। अब बख्त खां को क्यों दिए थे, अगर इस बख्त खां की बात करें ना, तो ये प्रथम, ये सूबेदार था अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी में, ये सूबेदार के पद पे था। और देखिए प्रथम औंगल अफगान युद्ध में ये हिस्सा लिए थे, प्रथम औंगल अफगान युद्ध में। और फिर दोबारा ये 1857 की क्रांति की बात अगर हम करें तो बहादुर शाह अपना बेटा को तो सेनापति बनाया था, लेकिन मेन नेतृत्व यही कर रहा था बख्त खां। बख्त खां के नेतृत्व में 1857 का क्रांति का सब कुछ चल रहा था, और बहादुर शाह इसको साहब आलम बहादुर का खिताब दिया था। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था, जन आक्रोश, सैनिक असंतोष, ईसाई मिशनरीज का प्रबंध, ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। तो अगर इसकी हम बात करें ना, तो ऑप्शन डी ब्रिटिश साम्राज्य की नीति के कारण ये 1857 की क्रांति। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई, इसकी अगर हम बात करें तो ये हुआ था आपका मेरठ से 10 मई 1857, ठीक है। थर्ड कैवेलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बी वाला कारतूस चलाने से इनकार कर दिया था 10 मई 1857 को। अब 1857 के स्वतंत्रता संग्राम संबंधित पहली घटना की अगर हम बात करें तो कानपुर में विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व संभालना, ये नहीं, पहली घटना नहीं थी, क्योंकि ये हुआ था आपका जून में, 30 जून को हुआ था ये, सॉरी ये हुआ था 5 जून को, ठीक है। बेगम हजरत महल की बात अगर हम करें ना, ये हुआ था 30 मई को। सैनिकों का दिल्ली के लिए लाल किले पर पहुंचना, इसकी अगर हम बात करें ना, ये हुआ था आपका 11 मई को, ठीक है। अगर निकलने की लिए बात करें मेरठ से निकलने की, तो मेरठ से निकले थे 10 मई को। और अगर झांसी की रानी का विद्रोह की बात की जाए ना, तो ये हुआ था जून 1857 में, ठीक है। तो अगर इस हिसाब से देखें तो 11 मई को पहला घटना, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था, अगर स्वाधीनता संग्राम का अगर प्रतीक की बात करें तो ये था आपका कमल और रोटी। 1857 के संग्राम में निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किस पुनः अधिकृत किया, तो इसकी अगर हम बात करें तो ये दिल्ली में किया गया था, और ये किया गया था निकोलसन के नेतृत्व में किया गया था, दिल्ली पर पुनः कब्जा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली की बात कर रहा है। तो महारानी लक्ष्मीबाई पैदा हुई थी वाराणसी में, ठीक है। और वाराणसी में पैदा होने के बाद अगर कहें जाए तो ये गोलघर एक जगह है, वहाँ पे पैदा हुई थी, गोलघर। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था, अगर हम बरेली विद्रोह की बात हम करें तो ये था आपका खान बहादुर, बरेली विद्रोह का नेता खान बहादुर। रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम युद्ध का सामना करना पड़ा, अगर रानी लक्ष्मीबाई के अंतिम युद्ध की अगर हम बात करें तो ये हुआ था आपका ह्यूरोज के साथ, और 17 जून 1858 को मर गई थी।
1857 को मृत्यु हुआ था यूरोज से लड़ते हुए। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? बेगम ऑफ अवध, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब। तो ये हुआ था लखनऊ वाला बेगम ऑफ हजरत। तात्या टोपे की अगर हम बात करें तो ये नाना साहब का सेनापति कानपुर में। फिर ये कुछ टाइम के लिए झांसी की रानी के साथ भी जुड़ी थी। और इसकी बात करें तो ये लड़ रही थी कहाँ? ये लड़ रही थी झांसी। और अगर इसकी बात करें ना, ये भी कानपुर। तो अवध वाले की बात हो तो बेगम ऑफ हजरत। निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद इलाहाबाद में 1857 का संग्राम का नेता था? निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? अगर इसकी हम बात करें इलाहाबाद का, यानी आज के डेट में क्या है, ये है आपका प्रयागराज। ठीक है। अगर इसकी बात करें तो ये था कौन? ये था आपका मौलवी लियाकत अली। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या की बात करें तो ये था ऑप्शन बी अवध, और यहाँ पे अकेले 75,000 सैनिक था आपका। आइए नेक्स्ट, नाना साहब का कमांडर इन चीफ। नाना साहब का कमांडर इन चीफ की बात करें तो नाना साहब का कमांडर इन चीफ था तात्या टोपे, ऑप्शन सी। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख नायक थे। वीर कुंवर सिंह की बात अगर करें हम तो ये था आपका बिहार से जगदीशपुर। निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? अगर असम की बात करें, असम में 1857 की क्रांति, तो ये था ऑप्शन ए दीवान मनीराम दत्त। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था। अगर इसकी हम बात करें तो ये था अहुआ का ठाकुर कुशल सिंह, और ये अहुआ पड़ता है आपका राजस्थान में। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन? अगर अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन 1857 की क्रांति की मैं बात करें ना तो ये था आपका मौलवी अहमदुल्ला शाह। ठीक है। और ये कहाँ से लड़ रहे थे? तो ये लड़ रहे थे फैजाबाद से। फैजाबाद। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो इसकी अगर हम बात करें तो ये था आपका कौन? ये था आपका मिर्ज़ा गालिब। मिर्ज़ा गालिब 1797 में पैदा हुए थे। ठीक है। और इनकी मृत्यु की बात करें तो ये 1869 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो अगर 1857 की क्रांति को देखने की बात करें तो ये मिर्ज़ा गालिब ही सही आंसर होगा, ऑप्शन सी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? अंग्रेजों की सहायता की जाए तो ये था ग्वालियर का सिंधिया लोग, सर्वाधिक मदद किया गया। भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 के विद्रोह का विरोध किया, 1857 के विद्रोह का समर्थन किया, 1857 के विद्रोह से तटस्थ रहे, देसी शासकों के विरुद्ध युद्ध किया। ये ऑप्शन सी। जितने शिक्षित वर्ग हैं ये 1857 के विद्रोह से तटस्थ रहे, यानी कुछ भी नहीं बोला इन्होंने। निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? 1857 की क्रांति में अगर भाग नहीं लेने की बात की जाए तो साहूकार लोगों ने भाग नहीं लिया और ज़मींदार लोगों ने भाग नहीं लिया था। तो ऑप्शन 2 और 4, इसमें तो ऑप्शन है ही नहीं 2 और 4। ऑप्शन 2 और 4 ही आपका सही होगा, जो नहीं है ऑप्शन में। निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर, लखनऊ। देखिए झांसी में तो रानी लक्ष्मीबाई, झांसी में तो लक्ष्मीबाई थी। चित्तौड़ में नहीं हो रहा था, इसका सही होगा। जगदीशपुर की बात करें तो यहाँ पे थे आपका कुंवर सिंह, और इसकी बात करें तो बेगम हजरत महल। अठारह के विद्रोह से बिहार का कौन सा
भाग अप्रभावित रहा। बिहार की अगर बात करें ना तो दानापुर ये प्रभावित था, पटना ये भी था, आरा भी था, मुजफ्फरपुर, मुंगेर नहीं था। तो ऑप्शन 5 ये सॉरी ऑप्शन बी केवल 5 जो है ये अप्रभावित रहा था 1857 की क्रांति में बिहार का। अब आइए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 बख्त खां और इसको ऑप्शन सूची 2 से मिलाना है। अगर हम बख्त खां की बात करें तो अभी हम लोग पढ़े बख्त खां की बात, ये था आपका दिल्ली, ठीक है। अगर ऑप्शन बी में जाए मौलवी अहमदुल्ला, तो मौलवी अहमदुल्ला आपका जो था ये था आपका अवध, ठीक है, फैजाबाद। नाना साहब की बात करें तो ये था आपका कानपुर, और कुंवर सिंह की बात करें तो आरा, ठीक है। तो A4 इसमें भी है, इसमें भी है, A4 मौलवी अहमदुल्ला साहब B1, देखिए B1 एक जगह पे है और ऑप्शन सी आपका सही है। फिर से सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। झांसी की मैं अगर नेतृत्व की बात करें 1857 की क्रांति का तो ये कर रही थी रानी लक्ष्मीबाई। लखनऊ की बात करें तो बेगम हजरत महल। कानपुर की बात अगर हम करें तो कानपुर में कर रहे थे कौन, कानपुर में कर रहे थे मौलवी, और फैजाबाद में कर रहे थे मौलवी अहमद शाह या अहमदुल्ला शाह। कानपुर में अजीमुल्ला खां। तो A4 कहाँ पे है, A4 दो जगह, B3 ये ऑप्शन ए आपका सही है। C2 कानपुर अजीमुल्ला खां, फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला शाह या अहमद शाह, दोनों एक ही है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और कूट का प्रयोग करते हुए सही आंसर बताइए। नाना साहब की बात करें, फिर से नाना साहब का नाम आया है, नाना साहब हैं कानपुर। नवाब हमीद अली ख़ां, इसकी अगर हम बात करें तो ये था आपका मौलवी अहमदुल्ला शाह, सॉरी पहले हमीद अली ख़ां, ये आपका दिल्ली। मौलवी अहमदुल्ला शाह एक बार फिर से इसका नाम आएगा आपका लखनऊ यानी फैजाबाद, और मनी राम दत्त की बात अगर करें तो असम, ठीक है। नाना साहब A2 B1 दो जगह, C से अहमदुल्ला शाह, लखनऊ C3, और ये आपका सही होगा ऑप्शन बी। अठारह के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? अगर इसकी बात करें हम ना 1857 के समय गवर्नर जनरल ये था आपका लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। और इसकी बात करें तो ये भारत का प्रथम वायसराय था। और ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, दोनों था, अंतिम गवर्नर जनरल। इसकी अगर टाइम पीरियड की बात करें तो ये था आपका 1856 से लेके 62 तक। सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर कौन था? अभी ऑप्शन ये 54 में हम लोग वही पढ़े और 55 में भी वही है। सिपाही विद्रोह 1857 के विद्रोह की बात कर रहे हैं। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? देखिए बैरकपुर में अगर ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर की बात करें ना तो ये था हेरसे। हम एक बार वहाँ पे बता चुके जब मंगल पांडे से रिलेटेड आया था तो आपका कौन था? हेरसे था। हेरसे था आपका। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया? लॉर्ड कैनिंग। जब देखिए 1857 की क्रांति में गवर्नर कैनिंग है तो कैनिंग ही ना करेगा इलाहाबाद को आपातकालीन संधि, तो ऑप्शन ए ही आपका सही है। आइए 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? इसकी बात करें ना ये था आपका सेकेंड वर्ल्ड वार में, सेकेंड वर्ल्ड वार। इसकी बात करें और इसकी बात करें ये था आपका 1857 में। ये था कब? ये था आपका स्वतंत्रता के समय। तो आपको पूछा है 1857 का विद्रोह तो इसका आंसर होगा पाम्स्टन। आइए 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा?
ऑप्शन ए हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, ऑप्शन सी इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, ऑप्शन डी जमींदारों की सहभागिता। तो अगर ऑप्शन बी की बात हम करें तो किसी भी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण ये असफलता, और यही आपका सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि भारतीय सिपाहियों में उद्देश्यों एकता की कमी थी। प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया, ये भी सही है, ये भी सही है। ब्रिटिश सिपाही अच्छे सज्जित तथा संगठित थे, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी आपका सही है, उपयुक्त सभी। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में असफल रहे क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया, और यही आपका सही है, ऑप्शन ए ही आपका सही है। स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था। आइए 64, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश अधिकारियों को लखनऊ में अपना, किन होगा यहाँ पे, 3 जो ब्रिटिश अधिकारी है वो मारे गए थे 1857 की क्रांति में। ये था नील, हैवलॉक और हेनरी लॉरेंस, ये तीनों का तीनों मारे गए थे, ठीक है। BCD तीनों मारा गया था, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी। अगर हम षड्यंत्र की संज्ञा की बात करें तो हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का नाम दिया था सर जेम्स आउट्रम और W टेलर दोनों ने। आइए नेक्स्ट, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई की, अगर बात करें कि कौन कहा था, तो ये था आपका VD सावरकर, ठीक है। और इनका जो बुक का नाम है, इनका नाम है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था। अगर स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार की बात करें तो ये था आपका SN सेन, ऑप्शन डी। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारण पर लिखने वाला प्रथम कौन था। अगर भारतीय भाषा में लिखने वाले की पहली की बात करें ना, ये था आपका सर सैयद अहमद खां, और इनकी किताब का नाम था तारीख़ असबाब बगावत हिंद। तारीख़ असबाब बगावत हिंद। तारीख़ असबाब बगावत हिंद। आइए नेक्स्ट, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम ना प्रथम राष्ट्रीय ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, ये कथन किसका है। तो ये दिया था आपका RC मजूमदार ने कि ना तो ये राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, ना ही प्रथम राष्ट्रीय, ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, ठीक है। 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम नहीं दिया था। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी। तो ये की थी 1 नवंबर 1858 को। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन की बात करें ना, तो ये था आपका कौन, ये था आपका पील आयोग। हंटर आयोग की बात करें, यह था आपका शिक्षा से संबंधित। $1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को इन प्रांतों से चयन किया था। 1857 का विद्रोह खत्म होने के बाद अब जो सिपाहियों का जो चयन हो रहा था ना, वो हो रहा था आपका कौन कौन, गोरखा, सिख, पंजाबी एवं उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन भी था। और अगर सेशन अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए लिंक को। अब इसके बाद जो बचा हुआ है वो हम फिर आपके लिए ले आएंगे नेक्स्ट हिस्ट्री के वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। गुड नाइट।